राजस्थान जहां कभी मेहनत और मेरिट सरकारी नौकरियों की सबसे बड़ी पहचान हुआ करती थी, वहीं आज एक सवाल पूरे सिस्टम के सामने खड़ा है। क्या सफलता अब किताबों से नहीं बल्कि कोचिंग और पेपर लीक के गठजोड़ से तय होने लगी है? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। वक्त हो चला है पंचलाइन का। मैं हूं प्रताप सिंह आपके साथ। 58,000 करोड़ रुपए की कोचिंग इंडस्ट्री, 100% रिजल्ट के बड़े बड़े दावे, लाखों छात्रों के सपने और दूसरी तरफ तनाव, डिप्रेशन, आत्महत्या और पेपर लीक के लगातार खुलासे। विधानसभा के मंच से पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने आरोप लगाए कि गारंटीड रिजल्ट की अंधी दौड़ ने ही पेपर लीक माफिया को जन्म दिया। सवाल सिर्फ एक नेता के आरोप का नहीं है, सवाल उस व्यवस्था का है जिसमें एक गरीब परिवार अपनी जमीन बेचकर कर्ज लेकर बच्चे को कोचिंग भेजता है, लेकिन मंजिल की जगह उसे मिलता है मानसिक दबाव, अनिश्चित भविष्य और कई बार टूटती हुई उम्मीदें। क्या कोचिंग अब शिक्षा का विकल्प नहीं बल्कि कारोबार बन चुका है? क्या रिजल्ट की होड़ में बच्चों का बचपन और मानसिक स्वास्थ्य दांव पर लग गया है? क्या पेपर लीक माफिया और कुछ कोचिंग संस्थानों के बीच कोई अपवित्र गठजोड़ है या फिर ये केवल राजनीतिक आरोप है? और सबसे बड़ा सवाल, जवाब दे कौन है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाते हैं पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने क्या कुछ कहा है। विशेष तौर पर अभिभावक जब अखबार के प्रथम पृष्ठ पर एक विज्ञापन पढ़ता है और उसमें गारंटेड बैच की बात लिखी जाती है, 100% सफलता की बात लिखी जाती है, उसके बूते में फीस देना हो या नहीं हो, वो अपने बच्चों को निश्चित तौर पर उसके कल के भविष्य को देखकर उस कोचिंग सेंटर में प्रवेश दिलाता है। अध्यक्ष सभापति जी, ये जो गारंटेड बैच है, इसी गारंटेड बैच ने इस राजस्थान में पेपर लीक की नींव रखी। तो सुना आपने, कहीं ना कहीं ये मामला अब और तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। इस खास चर्चा में मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले तारुफ में उनका कराऊं। सीनियर एडवोकेट सीसी रत्नू साहब राजस्थान हाईकोर्ट के मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। रत्नू साहब, आपका बहुत स्वागत है। सीए विनय शर्मा जो कि शिक्षाविद हैं, मेरे साथ जुड़ गए हैं, आपका बहुत स्वागत है। शिशिर मित्तल साहब हैं, कोचिंग संचालक, मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ गए हैं, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं शिशिर जी आपके पास आ रहा हूँ। जिस तरह से हर बार कोई भी पेपर लीक होता है और कोचिंग संस्थानों का नाम सीधे तौर पर उस लीक से जोड़ा जाता है, ऐसा क्यों होता है अक्सर? देखिए, कोचिंग संस्थान की बात तो ये कि कहना कि कोचिंग संस्थानों में पेपर लीक कराया है, ये वैसे ही है जैसे कहना कि झोला छाप डॉक्टरों ने मरीज की हत्या कर दी। हर कोचिंग संस्थान पेपर लीक नहीं कराता, क्योंकि कोचिंग संस्थान खोलने के लिए किसी क्वालिफिकेशन की, किसी बैकग्राउंड की जरूरत नहीं होती। तो अगर कोई एक कमरे में कोई दलाल है जो फर्जीवाड़ा कर रहा है, वो भी अपने आप को कोचिंग संस्थान डिक्लेयर कर देता है। और ऐसा जहां बहुत अच्छे क्वालिफाइड लोग सैकड़ों हजारों विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं, वो भी कोचिंग संस्थान है। तो कोचिंग संस्थान का क्योंकि स्कूल की तरह कोई मान्यता नहीं होती, इसलिए कोई भी अपने आप को कोचिंग डिक्लेयर करके कुछ भी करना शुरू कर देता है। तो ये गलती कोचिंग संस्थानों की नहीं है, ये तो कुछ व्यक्तियों की गड़बड़ है जहां पर ये गड़बड़ होती है। तो इसका कोचिंग संस्थानों पर मर देना, इसको ये बहुत उचित नहीं है। कोटा के तो कोचिंग संस्थानों ने बल्कि पूरे भारत में बल्कि पूरी दुनिया में नाम रोशन किया है विद्या के या शिक्षा के क्षेत्र में। तो ये जो हम कहते हैं ना कि कोचिंग को हम डेमोनाइज करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, कोचिंग वाले ऐसा कुछ कर रहे हैं, कोचिंग एक बाजार बन गया है। बाजार तो आज हर चीज बन गई है अगर आप देखिए। लेकिन हाँ, कोचिंग में कम से कम हमारे ऊपर इस बात की जिम्मेदारी होती है कि अगर हम बच्चों को इस तरह से नहीं पढ़ाएंगे कि उनका रिजल्ट आएगा, तो हमारे पास कोई आएगा नहीं, क्योंकि हम कोई टप्पा तो लगाते नहीं, कोई सर्टिफिकेट नहीं देते। तो अल्टीमेटली अच्छा पढ़ाने और बच्चों को वास्तविक लाभ पहुंचाने पर ही कोचिंग व्यवसाय आधारित है। अब इसमें ऋणात्मकता कहां से आती है, इसमें गड़बड़ यहां होती है जब हम बात करते हैं कि भाई कोचिंगों ने पेपर लीक करा दिया। ये तो वैसे है कि जैसे डॉक्टर ने मरीज मार दिए। सारे डॉक्टर थोड़े मरीज मार देते हैं। नहीं, चलिए ठीक है, आप जिस एंगल को लेकर बात कर रहे हैं ठीक बात है वो, लेकिन जब इस तरह के विज्ञापन देखने को मिलते हैं कि साहब गारंटीड बैच के दावे किए जाते हैं, 100% सफलता मिलेगी, तो कहीं ना कहीं ये जो प्रेशर बनता है और 100% सफलता के पीछे की कहानी क्या कुछ है, कहीं ना कहीं सवाल तो उस पर भी खड़े होंगे। मित्तल साहब, देखिए, कोई भी बहुत अच्छा संस्थान जो है वो गारंटीड सफलता वाले बैच चलाता है, वो मेरी जानकारी में तो नहीं है। क्यों? सफलता की गारंटी आप तब दे सकते हैं जब आप विद्यार्थियों के मेहनत करने की, उनके अनुशासन की, उनकी नियमितता की, उनके स्वास्थ्य ठीक होने की गारंटी ले सकें।
अगर मान लीजिए विद्यार्थी बीमार पड़ गया तो कोई कैसे कह सकता है कि भाई अगर उसने परीक्षा ही नहीं दी तो सफलता की गारंटी तो हो ही नहीं सकती। अगर वो लगन से नहीं पढ़ेगा, अगर वो ढंग से कोचिंग वाला पढ़ाएगा नहीं, कोचिंग वाला सिर्फ ये कह सकता है कि मैं बहुत अच्छे से आपको पढ़ाऊंगा, यदि आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो गारंटी है कि आपको सफलता मिल जाएगी। लेकिन बाकी और वो गारंटी उसमें 100% पैसा रिटर्न टाइप की गारंटी नहीं कही जा सकती है, संभावना बढ़ जाएगी, इतना ही कहा जाना चाहिए। चलिए ठीक है, रत्नू तो साहब मेरे साथ अगर जुड़े हुए हैं, मैं रत्नू साहब आपका रुख कर रहा हूं। क्या इस तरह के जो विज्ञापन देखने और सुनने को मिलते हैं, क्या ये कानूनन सही है? 100% सफलता के जो दावे हैं, जिस तरह से एक माता पिता भी विवश होते हैं, एक सामाजिक प्रेशर भी उन पर होता है कि बच्चों को ऐसे ही कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़वाया जाए। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि इस प्रकार के विज्ञापन न तो दिए जा सकते हैं और नहीं दिए जाने चाहिए। क्वेश्चन क्या है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि बच्चों पे कितना प्रेशर है आजकल, और कितना जो है बच्चे प्रेशराइज अपने आप को महसूस करते हैं। छोटे से बच्चे को कितना बड़ा बैग दे के तो स्कूलों के अंदर एंट्री होती है उनकी, और उसके बाद में उनकी दौड़ शुरू हो जाती है कि आपको फर्स्ट आना है। और बाद के अंदर जो ये ट्यूशन माफिया कह लो, आपको कोचिंग माफिया कह लो, ये सब माफिया इसलिए हैं क्योंकि इनमें आपस में दौड़ है। आप देखिए, एक बच्चा एक एजुकेशन सेंटर से पढ़ता होगा, एक कोचिंग सेंटर से पढ़ता होगा, कई बच्चों को विज्ञापन में देते हैं कि साहब ये हमारे यहाँ से पढ़ा हुआ है, ये हमारे यहाँ से पढ़ा हुआ है, ये हमारे यहाँ से पढ़ा हुआ है। और कई केसेस जैसे आते हैं जब वो बच्चा स्टूडेंट खुद ही कहता है कि जी मैं यहाँ से नहीं पढ़ा हुआ है, ये तो गलत ब्लेम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये क्या करते हैं कि एक्चुअली इन्होंने खुद ने ऐसा दौड़ लगाई हुई है आपस के अंदर। और टारगेट बेच कैसे हो सकता है? टारगेट बेच या गारंटीड बेच तो तब हो सकता है जब आपके पास सिलेबस हो। क्योंकि देखिए, भारत का इतिहास हो, चाहे राजस्थान का इतिहास हो, चाहे हमारे आधुनिक विश्व का इतिहास हो, उसके अंदर से कोई भी आदमी नहीं पूछ सकता कि इतने से प्रश्न पूछे जाएंगे, ये प्रश्न पूछे जाएंगे। और जनरल नॉलेज करीब करीब सब प्रश्नों में आती है। तो जहाँ पे सिलेबस इतना वाइड हो, हिस्ट्री इतनी वाइड हो और डेली डेवलपमेंट हो रहे हो, तो वैसे स्थिति के अंदर कोई आदमी गारंटीड और टारगेट बेस्ड क्या कर सकता है? वो कैसे दे सकता है? एक पर्टिकुलर सिलेबस है, विद इन दी लिमिट्स, विद इन दी फोर कॉर्नर्स, तो समझ में आता है कि हाँ जी इसमें से पूछे जाएंगे। लेकिन आप वो गारंटी शब्द यूज कैसे कर सकते हो? गारंटी का मतलब इसी से बच्चे प्रभावित होते हैं, पेरेंट्स प्रभावित होते हैं। नहीं, ऐसे संस्थानों के खिलाफ कहीं ना कहीं फिर मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए। नहीं, मैं तो मानता हूँ कि देखिए, कोटा वाले में तो कोटा फैक्ट्री बन गई, पिक्चर तक बन गई, किस प्रकार से हाई राइज हो रहा है। अब एजुकेशन सेंटर जो है केवल मुनाफाखोरी के साधन है। आपको चीपेस्ट जगह के अंदर जो है कि सरकार सब्सिडी के अंदर आपको वो जगह अलॉट कर देती है। आप जो है कॉलेज बना लेते हो, आप ये कहते हो इतने बच्चों को हम जो है कि आरटी में फ्री पढ़ा देंगे। होता क्या है जब सबको पता है। अच्छा, कुछ जोड़ना चाह रहे हैं मित्तल साहब? जी मित्तल साहब बताएं। वकील साहब के 2-3 शब्दों पर कुछ मुझे आपत्ति अवश्य है। एक तो ये जो कोचिंग को माफिया कहते हैं, ऐसे तो हर चीज को माफिया कहा जा सकता है। मतलब वकीलों को भी हम माफिया कह सकते हैं कि भाई आप ये कैसे कह सकते हैं कि जब हम वकील साहब के पास हम केस लेके जाएंगे तो वो हम केस जीत ही जाएंगे? ये तो कोई लॉजिक नहीं है ना। संभावना बढ़ जाती है ना। नहीं, मेरी बात है ना। तो ये जो लोग लगन से पढ़ा रहे हैं, अच्छा थोड़ा सा भटक गए। हमारे यहाँ पे बार एसोसिएशन में कंडक्ट बना हुआ है, रूल ऑफ कंडक्ट बना हुआ है, एक्ट बना हुआ है। आपके ऊपर कोई एक्ट नहीं है। आपका कोई कंडक्ट नहीं है। आप 100% की गारंटी देते हो। कौन से वकील विज्ञापन देते हैं कि 100% आओगे तलाक दे देंगे? कौन से वकील विज्ञापन देते हैं कि आप आओगे मर्डर करवा देंगे? ना, ये बेकार की बात है। कोई रिक्रूटर कोचिंग 100% सिलेक्शन की गारंटी नहीं देता। सिर्फ ये कहते हैं कि हमारे रिजल्ट, अगर कोई 100% की गारंटी देता है तो ईश्वर ही है। नहीं तो इंडस्ट्री की ओर से जब इस तरह के विज्ञापन देखने को भी मिलते हैं मित्तल साहब, तो क्यों इंडस्ट्री की ओर से खुद से ये स्वतः आवाज नहीं उठाई जाती कि साहब ये गलत है, नहीं होना चाहिए? भाई आपकी तो एक बड़ी यूनियन है, कुछ दावा है कि 58,000 करोड़ की इंडस्ट्री है। मित्तल साहब, कुछ ताजा और चौंकाने वाले आंकड़े आपको बता देता हूं। TISS की अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है। कोचिंग में पढ़ने वाले 70% बच्चे भयंकर तनाव से गुजर रहे हैं, जिनमें से 40% डिप्रेशन की गोलियां लेकर काम चला रहे हैं। 30% बच्चे उनमें ऐसे हैं कि जो कि जिनमें रोज सुसाइडल थॉट्स आते हैं, रोज आत्महत्या करने की सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रेशर है, और रोज तकरीबन 40 विद्यार्थी ऐसे दम तोड़ देते हैं। कोचिंग का जो प्रेशर होता है, चाहे वो माता पिता का प्रेशर हो, चाहे वो पढ़ाई का प्रेशर हो, तो इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? ये तो सवाल खड़ा होगा ना। बिल्कुल होना चाहिए।
ठीक है, मैं विनय शर्मा जी आपके पास आ रहा हूं। सबसे बड़ा तनाव जो है बच्चों पर किसका है, दबाव किसका है? माता पिता का देखते हैं, कोचिंग का देखते हैं, या परीक्षाओं का देखते हैं? विनय जी। नमस्कार। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों के ऊपर प्रेशर तो होता है, लेकिन ये जो वकील साहब बोल रहे हैं कि सभी कोचिंग संस्थान 100% श्योर सक्सेस की गारंटी देते हैं, ऐसे एडवर्टीजमेंट तो शायद ही कोई होंगे, क्योंकि अगर ऐसा है तो उसके लिए कानून है। कोचिंग जो संस्थान है वो मेहनत करवाते हैं, हार्ड वर्क करवाते हैं, एक रोड मैप तैयार करते हैं, बच्चों का टाइम टाइम पे मॉक टेस्ट लेते हैं, उनको रिलैक्स करके उनको गाइड करते हैं कि बेटा आप में कहाँ कमी है। अब अगर मान लीजिए पेपर आउट हो रहे हैं तो इसके लिए कोचिंग संस्थान के पास तो नहीं तो ऐसी कोई अप्रोच है और नहीं कोई ऐसे रिसोर्सेज है कि वो पेपर को आउट कर सके। तो अगर पेपर आउट हो रहे हैं तो इसके लिए केवल कोचिंग संस्थान को दोष देना मेरे हिसाब से सही नहीं, फिर भी विनय जी कहीं ना कहीं सवाल इसलिए भी खड़े होंगे ना कि परीक्षाएं आजकल मेरिट से ज्यादा मार्केट पर निर्भर हो गई है। एक बड़ी इंडस्ट्री है, लेविश तरह से सब कुछ चीजें दिखाई जाती है, प्रदर्शित की जाती हैं, और इन सब के अंदर कहीं ना कहीं बच्चों का बचपन छिन गया है। अलग चीज है। जहां तक कोचिंग इंडस्ट्री का सवाल है, आप ये भी तो देखिए कि कोचिंग इंडस्ट्री कितना जीएसटी दे रही है, देश की इकोनॉमी में कितना बड़ा कंट्रीब्यूट कर रही है। जो कोचिंग इंडस्ट्री के पास फीस आती है वो जीएसटी के रूप में कोचिंग इंडस्ट्री दे रही है कि नहीं दे रही है। दूसरी रही सवाल की, तो देखिए बच्चे मेहनत करते हैं। आज का जो आपका जो है सीन है वो कंपटीशन का सीन है, तो अब 2 in 1 का जमाना गया सर, अब तो मल्टी इन 1 का जमाना है। अगर आपके पास डिग्री बहुतों के पास है, व्हाट यू हैव एक्स्ट्रा देन यू कैन सर्वाइव, अदरवाइज यू आर द पार्ट ऑफ क्राउड। तो बेसिकली मैं इस बात से पूछ सकती हूँ कि कुछ लोग ऐसा करते होंगे, लेकिन कुछ लोगों के लिए सभी को बदनाम करना ये उचित नहीं है। चलिए ठीक है, इसी चर्चा में अरविंद अग्रवाल जी मेरे साथ अभिभावक संघ से हैं, वो जुड़ गए हैं। अरविंद जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा सीधा सवाल आपसे है कि माता पिता मजबूरी में बच्चों को जिस तरह से पढ़ने भेज रहे हैं, कहीं ना कहीं और ज़्यादा फीस देकर पढ़ने को भेज रहे हैं, कहीं ना कहीं एक सामाजिक प्रेशर भी आ गया है कि आप अच्छे इंस्टीट्यूट से नहीं पढ़ाए तो आपका बच्चा पीछे रह जाएगा, उसकी नौकरी नहीं लगेगी, और उसके बाद जिस तरह के विज्ञापन आ रहे हैं कि साहब 100% सक्सेस के, वो भी कहीं ना कहीं उसी हवाले से मजबूर करते हैं। देखिए, हमारी शिक्षा नीति इसी तरीके की है कि बच्चों के अंदर अगर कैरियर बनाने के लिए बात करेंगे, इंजीनियर, डॉक्टर, या फिर तो लिमिटेड जो दायरे हैं, लेकिन क्या इन्हीं के ऊपर ही बच्चों के कैरियर बने हुए हैं? बच्चा जब पैदा होता है तो उसका अपना रुचि, जो नेचुरल रुचि होती है, उसके ऊपर जानने का किसी ने काम नहीं किया। वो एक लेखक बनना चाहेगा, या उसके ऊपर भी और भी बहुत से आयाम है जिसके अंदर बच्चा अपना कैरियर बना सकता है, देश का नाम कर सकता है, परिवार का नाम कर सकता है, अपने मोहल्ले का नाम कर सकता है। लेकिन वो जो सीमित दायरे के अंदर जो भेड़ चाल चल रही है, वो उस भेड़ चाल के अंदर पूरी शिक्षा नीति फंसी हुई है, और वो वही नीति जो है वो आज बच्चों के ऊपर दबाव का कारण बन रही है। अगर हम आयाम खोल दें और बच्चों को ये बताएं कि और भी हैं दायरे जहाँ पे बच्चे अपने कैरियर बना सकते हैं, उन सब को लेके अगर इसको खोला जाएगा तो कहीं ना कहीं प्रेशर कम होगा। शिक्षा नीति के ऊपर सवाल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ये बोलना कि बच्चों के ऊपर माता पिता का प्रेशर आ रहा है, समाज का प्रेशर आ रहा है, तो वो तो हमेशा ही सही रहेगा, क्योंकि हर कोई आदमी अपने बच्चों के अंदर देश का भविष्य भी देखता है और अपने कुल का भी भविष्य देखता है। पेरेंट्स अगर अपने बच्चों के अंदर अपने सपने साकार करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए तो अच्छे इंस्टीट्यूशन के अंदर जहाँ पे उसकी पढ़ाई अच्छी हो सके और वो अच्छा अपने आप को साबित कर पाए, वो कराने की कोशिश करता है। तो इसमें अभिभावकों की गलती क्या है? लेकिन वो जो दायरा है, जो कॉम्पिटिशन का जो दायरा बढ़ गया है कि हर कोई एक ही फील्ड में जाना चाह रहा है, वहां पे शिक्षा नीति फेल हो जाती है। इसको समझना बहुत जरूरी है। अब कोचिंग सेंटर्स जो इसके अंदर कर रहे हैं, जो इनको रिफर्निश करने का, जो बच्चों की बेसिक बातें हैं जो स्कूलों से सीखनी चाहिए, बेसिक एजुकेशन, वो स्कूल्स अगर उसको नहीं कर पा रहे हैं और उसको अंदर कोचिंग्स अगर उनके अंदर काम कर पा रही है, तो मैं कोचिंग को ये नहीं बोलूंगा कि गलत है, लेकिन बच्चों को अगर कहीं ना कहीं से उनको अपने इन चीज़ों को रिफ्रेश करना या अपने कोर्स को पूरा करना या उसके अंदर आगे उसको बढ़ाना, वो काम करते हैं तो बहुत सही है कि करते हैं। कहीं ना कहीं ये संयुक्त एक प्रयास होना चाहिए माता पिता की ओर से भी। माता पिता भी उतने जिम्मेदार हैं प्रेशर डालने नहीं, पर मैं एक बात बोलूंगा, वो अभी सीए साहब ने जो बोला था कि जीएसटी के अंदर कोचिंग सेंटर्स जो कर रहे हैं, जो देश को अगर वो कर रहे हैं, तो मेरा तो एक सीधा सवाल है, क्या शिक्षा के ऊपर टैक्स होना चाहिए? बच्चे जो है पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, टैक्स क्या सरकार क्या इसी से चलेगी? और भी बहुत सी चीजें हैं आज, चीजें जिनके ऊपर टैक्स बहुत ज्यादा हो रखा है, लेकिन फिर भी उनकी हालत खराब है। और शिक्षा के ऊपर तो टैक्स बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बोलिए कोचिंग हो चाहे एजुकेशन हो, या फिर उसके अंदर जो फॉर्म भरे जाते हैं। चलिए ठीक है, मित्तल साहब मैं आपका रुख कर रहा हूं। जिस तरह से ये 100% जो सक्सेस के दावे भी किए जाते हैं, हालांकि कुछ एक संस्थान ऐसे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आरोप तो ये भी लगते हैं कि साहब 100% जब आप रिजल्ट का दावा दिखाते हो तो कहीं ना कहीं फिर उस रिजल्ट को सार्थक भी आपको करना होता है, और पेपर लीक की जो सुगबुगाहट है, जो चिंगारियां हैं, वो यहीं से जुड़ती हैं, यहीं से शुरू होती हैं।
तो क्या आप ये गारंटी के साथ टेलीविजन स्क्रीन पे ये कह सकते हैं किसी भी कोचिंग संस्थान की किसी सदस्य का हाथ नहीं रहा पेपर लीक के अंदर? चीजें तो होती हैं। सर ये नहीं, देखो ये कहना तो हम पूरी दुनिया में कितने कोचिंग संस्थान है उसमें कौन खुद को कोचिंग बता रहा है उसके लिए कुछ भी कह पाना मेरे लिए संभव नहीं है। हाँ ये हम जरूर कह सकते हैं कि जो भी व्यक्ति इसमें शामिल है वो बुरा कर रहा है। हाँ अच्छा, जो 100% सिलेक्शन की बात करते हैं सर, विज्ञापन तो आपने वो भी देखते हैं ना कि गंजे के सिर पे बाल निकल आएंगे, तेल लगाइए 2 दिन में और या 2 दिन में पैसे डबल हो जाएंगे, स्पॉन्जी स्कीम में पैसे इन्वेस्ट कीजिए। जो भी कोचिंग संस्थान इस तरह के 100% गारंटी लेकर और कि हम आप कुछ भी करते रहे हम आपके सिलेक्शन की गारंटी लेते हैं तो ऑब्वियस है कि कुछ गड़बड़ है। तो ऐसे संस्थानों के पास तो जाना ही नहीं चाहिए। तो आप ये अपील भी कर रहे हैं उन अभिभावकों से कि इस तरह की कोचिंग अगर कोई दावा कर रहे हैं तो वहां बिल्कुल ना जाएं? सर देखो, कोचिंग संस्थान बच्चा इसलिए जाता है क्योंकि स्कूल में उसकी पढ़ाई ढंग से नहीं हो पाती, जो उसको पढ़ाई स्कूल में हो जानी चाहिए थी। वहां पर चूंकि शिक्षा व्यवस्था हमारे देश की चरमरा चुकी है, स्कूल का करिकुलम बिल्कुल इस तरह का है कि वो ढंग से बच्चों को उनकी आवश्यकता के हिसाब से पढ़ा नहीं पाते, बच्चे मजबूरी में कोचिंग जाता है। तो अब कोचिंग संस्थान के पास सिर्फ एक काम होना चाहिए कि बच्चों को ढंग से पढ़ाए, जिस लक्ष्य को लेकर बच्चे साथ में आया है बच्चे के साथ बैठकर मेहनत करें, बच्चा ज्ञान के लिए आया उसे ज्ञान दे, इसके अलावा हमारा कोई एजेंडा होना नहीं चाहिए। चलिए ठीक है, मेरे साथ रत्नू साहब जुड़े हुए। रत्नू साहब, जो कुछ एक ऐसे संस्थान अगर कर भी रहे हैं तो इनकी जवाबदेही तय करने के लिए क्या जो मौजूदा कानून है वो पर्याप्त है? आप किस तरह से देखते हैं, या फिर कोई कठोर नया कड़ा कानून बनना चाहिए? देखिए, जहां तक मेरा सवाल रत्नू साहब से, मैं आऊंगा मित्तल जी आपके पास। कोचिंग, जहां तक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनके लिए तो कोई पॉलिसी है ही नहीं, पाइपलाइन में नहीं है। सरकार ने इनको जयपुर में सरकार बहुत ने अच्छा है कि कोई पॉलिसी नहीं है। सरकार ने अगर आप उसे बहुत ज्यादा नियम कानूनों में बांध देंगे और ये कह दिया तो कि आपके लिए हम बना दिए, आप जाके वहाँ प्रताप नगर में कहीं आप वहाँ जाके अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट जो चलाइए, कितने लोग वहाँ शिफ्ट हो गए? कौन पॉलिसी मानता है? अभी थोड़े दिनों पहले स्टिंग ऑपरेशन हुआ है कि यहाँ पे फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं है, एक गेट है, जल के इन तमाम मानकों की तो खैर अवहेलना की जा रही है। तो स्टिंग के पास कोई मानक है ही नहीं, स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है इनको ऊपर लगाम लगावे। मैंने ये नहीं कहा कि सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट बदमाश हैं या वो सब बदमाशी करते हैं या वो सब जो है कि किसी प्रकार का पेपरबाजी करते हैं, लेकिन लिप्त तो हैं। तो लिप्त होंगे तो प्रश्न तो उठाए जाएंगे और पूछे भी जाएंगे। जो लोग गड़बड़ हैं उन पर एक्शन बिल्कुल होना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट, आप डेली एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं, पूरा पेपर भरे आते हैं हमारे यहाँ, गली मोहल्लों में सड़कों पे खंभों के ऊपर चिपकाए रखेंगे हमारे बच्चा 90% लिया है, 92% लिया है। ये क्या है? बच्चों पे मानसिक दबाव है, बच्चों के मानसिक दबाव है। बेहतर गारंटी होना एक बात है और बच्चे का अच्छा विनय जी इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? जी विनय जी, कहीं ना कहीं ऐसा भी हो रहा है कि बच्चों को पढ़ाया कम जा रहा है, रैंक के हिसाब से अलग अलग तरह से ट्रीट भी किया जा रहा है। बिल्कुल यही चल रहा है ना, मैक्सिमम तो यही है। विनय जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? जी विनय जी। कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर ही कंपटीशन है, बच्चों में कंपटीशन कम है, कोचिंग इंस्टीट्यूट में कंपटीशन है कि हम कैसे आगे। ठीक है, मैं वकील साहब फिर से रुक करूंगा आपका। विनय जी, कोचिंग इंस्टीट्यूटों में कंपटीशन है, वो इसी कंपटीशन के लिए बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। देखिए जब से कोचिंग शुरू हुई आप देखिए सक्सेस रेशियो कितना बढ़ गया, क्वालिटी कितनी बढ़ी। और देखिए मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि कमियां तो सभी सिस्टम में होती है। अगर रोड एक्सीडेंट होते हैं तो अपन बसों को चलाना बंद तो नहीं कर सकते, अगर प्लेन क्रैश होते हैं तो अपन प्लेन उड़ाना बंद तो नहीं कर सकते। विनय जी मेरा एक सीधा सा सवाल आपसे, विनय जी मेरा एक सीधा सा सवाल है, बच्चे तो आखिर फिर बच्चे हैं ना, ये जिस तरह से तमाम चीजें डिजाइन की गई हैं बच्चे उसको नहीं समझ पाते, वो जो तनाव आता है उसका क्या हल होना चाहिए? क्या आपको लगता है एक मैंडेटरी होना चाहिए कि मनोचिकित्सक कोई बैठे काउंसलिंग करे बच्चों की? कितने संस्थानों में इस तरह का हो रहा है? उस प्रेशर को लेकर बच्चे कहां जाएं? माता पिता तक से बात करने के लिए वो दिल नहीं खोल पा रहे, अपना मुंह नहीं खोल पा रहे। भाई ये आंकड़ा तो कोई झूठ नहीं बोल रहा ना, 40 बच्चे पर डे सुसाइड कर रहे हैं, तो बड़ा सवाल तो हो जाता है विनय जी। हाँ बिल्कुल सही बात है, मेंटल प्रेशर होता है, लेकिन उसके साथ साथ पेरेंट्स को भी थोड़ी एक्सपेक्टेशन कम रहनी चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए मैं आईएएस बनने के लिए फिट हूं ही नहीं या मेरा बच्चा फिट है ही नहीं, तो उसको प्रेशर डालकर फिर वहां भेजना भी नहीं चाहिए। क्योंकि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपके जो मॉक टेस्ट होते हैं उसी से आपको पता चल जाता है कि आपका लेवल क्या है। फिर भी वहां पर कोई मेंटल प्रेशर नहीं दिया जाता, वो कोशिश करते हैं। अच्छा अग्रवाल साहब कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? जी विनय जी आपकी बात बिल्कुल सही है कि सारी बातें हम तो जो है ना पेरेंट्स के ऊपर डाल दें कि पेरेंट्स को ही सारा समझना चाहिए, लेकिन क्या ये नैतिक जिम्मेदारी, एक मिनट मैं एक बात बोलता हूँ, क्या ये नैतिक जिम्मेदारी वो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो व्यापार के लिए लगे हुए, देखिए समस्या ये नहीं है कि बच्चों के लिए आप क्या कर रहे हैं,
लेकिन प्रतीत ऐसा होता है कि ये सब अपने फीस इकट्ठा करने के लिए, व्यापार के लिए काम कर रहे हैं। किसी भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ने अगर बच्चा अगर काबिल नहीं है, बच्चे को रिजेक्ट किया नहीं, उसके साथ फीस आएगी। मैं ऐसे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाता हूं, देखता हूं कि वहां पे सिर्फ वो जो कर्मचारी जो जिनको एडमिशन्स के टाइम होते हैं, टारगेट दिए जाते हैं, वो जाके ढूंढते हैं और दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूटों के बाहर खड़े होकर यहाँ पे जा रहे हो तो नहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ बहुत अच्छा है। लेकिन वो कोई भी ये नहीं देखता कि बच्चा काबिल है या नहीं है। उसको काबिल होने पे छूट दे दी जाएगी, क्योंकि इसके अंदर हमें जो नंबर की दौड़ है ना, सिलेक्शन के नंबर की दौड़, उसके अंदर तो वो आगे आ जाएंगे। लेकिन एक भी बच्चा कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट से रिजेक्ट होता हुआ दिखाया हो कि ये बच्चा कर नहीं सकता है। एक बड़ा सवाल है। और मैं मित्तल साहब आपका रुख करना चाह रहा हूं। जिस तरह से राजस्थान कोचिंग सेंटर्स अधिनियम 2025 जो आया है, आप इसका कितना समर्थन करते हैं कि अगर इस तरह की जो इंडस्ट्री चल रही है, बेलगाम हो गई है, उस पर नियंत्रण, प्रभावी नियंत्रण रहे सरकार की ओर से? मित्तल साहब। सर एक बार बीच में आवाज कट गई थी। मैं कह रहा हूं राजस्थान कोचिंग सेंटर्स अधिनियम 2025 को आप किस तरह से देखते हैं? जो इस तरह के कुछ एक कोचिंग संस्थान जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो बेलगाम होते जा रहे हैं, कुछ भी दावे कर रहे हैं, उन पर एक प्रभावी नियंत्रण के लिए सरकार अपनी तरफ से ठोस कार्रवाई कर रही है। जो बहुत ही अनियंत्रित है, जो जैसे आपने कहा जो झूठे दावे करते हैं, उन पर निश्चित रूप से लगाम लगनी चाहिए। अनएथिकल प्रैक्टिसेस में जो एंगेज कर रहे हैं, प्रॉपर प्रेमाइसेस में जो ढंग से अपनी कोचिंग नहीं चला रहे हैं, उन सब पर एक्शन बिल्कुल होना चाहिए, उसकी नियमावली बिल्कुल बननी चाहिए। लेकिन साथ साथ जब नियमावली बन रही है तो फिर जो लगातार जो टैक्स के कोड़े कोचिंग संस्थानों पर मारे जाते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि देखिए स्कूलों की फीस निश्चित होती है, बड़े से बड़े स्कूल मोटी से मोटी फीस देता है, उसमें डिस्काउंट्स नहीं होती हैं। कोचिंग वाले फीस में डिस्काउंट्स भी देते हैं, फैकल्टी भी अच्छी रखते हैं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा करेंगे तो उसके साथ साथ फिर टैक्स की रिबेट भी उनको मिलनी चाहिए। आप शिक्षा को शिक्षा माने तो बिल्कुल शिक्षा की तरह से दिया जाएगा। चलिए ठीक है विनय जी, मैं आपका रुख कर रहा हूं कि आप मानते हैं कि इस तरह संस्थान है जो तमाम है जो कोचिंग वाली, उनके सोशल एंड फाइनेंशियल ऑडिट का आप समर्थन करते हैं, होना चाहिए? विनय जी। हाँ बिल्कुल। विनय जी मेरा आपसे सवाल। देखिए जो जी विनय जी, देखिए वैसे भी जो कोचिंग संस्थान होते हैं उनके फाइनेंशियल का ऑडिट तो होता है, वो इनकम टैक्स रिटर्न भी भरते हैं, उनकी टैक्स ऑडिट भी होती है, जीएसटी की ऑडिट भी होती है, तो फाइनेंशियल तो देखिए डिक्लेयर होते हैं। लेकिन आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ कि कहीं कहीं काउंसलिंग की जरूरत होती है बच्चों की, कहीं कहीं जरूरत होती है, और लेकिन इसके लिए आप सभी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। इसके लिए एक रूल होना चाहिए, एक प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। चलिए मेरे पास समय की थोड़ी कमी है रत्नू साहब, मैं सीधे तौर पर आपके पास आ रहा हूं। पेपर लीक में फैकल्टी मेंबर या कोचिंग का कोई भी सदस्य अगर जिसकी भूमिका संदिग्ध होती है तो संस्थानों की कानूनी जिम्मेदारी कितनी बढ़ती है, पूरी कितनी बननी चाहिए? संस्थानों की कानूनी जिम्मेदारी दूसरी चीज है, इंडिविजुअल एक्ट है। यदि पूरा संस्थान लिप्त है तो बात दूसरी है, और यदि कोई पर्टिकुलर टीचर लिप्त है उसमें, देखिए इन्वेस्टिगेशन से पता लगता है कि कोई वाकई है या नहीं है। उंगली उठाना तो आसान है किसी पे भी, लेकिन एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन में आएगा कि कोई आदमी, हो सकता है कोई आदमी उसका इंस्टीट्यूट का जो मालिक हो वो बोनाफाइड है, उसको पता ही नहीं हो, या हो सकता है वो बोनाफाइड नहीं हो, वही काम करवा रहा हो, और टीचर हो जो बिना बोनाफाइड काम पढ़ा रहा हो, तो वाइस वर्सा बातें हैं। इन्वेस्टिगेशन से पता लगता है कि कोई यदि पूरा इंस्टीट्यूशन ही ऐसा ही कर रहा है, इंस्टीट्यूट ऐसा कर रहा है, तो फिर तो उसके, मैं तो कहता हूँ उसको बुलडोज कर देना चाहिए और मैक्सिमम पनिशमेंट देना चाहिए उनको। चलिए ठीक है, मैं अरविंद जी आपका रुख करना चाह रहा हूँ, क्लोजिंग स्टेटमेंट की ओर आ रहा हूँ। आप क्या सुझाव आमंत्रित करेंगे? देखिए मैं चाहता हूं कि जो टीचर्स जो आज पेपर लीक के अंदर आ रहे हैं, पेपर सेट तो टीचर्स ही करेंगे। जैसे सीएस के रजिस्ट्रेशन होते हैं, वकीलों के रजिस्ट्रेशन होते हैं, जैसे टीचर्स के रजिस्ट्रेशन होते हैं, जो कि इनके गवर्नमेंट की बॉडीज उसके अंदर लगी है, टीचर्स के भी रजिस्ट्रेशन किए जाने चाहिए। और अगर कोई भी ऐसे लिप्तता पाई जाती है संस्थानों की या इनकी, तो उनको डीबार करना चाहिए और दोबारा कोई काम नहीं मिलना चाहिए इनको। तभी इनके अंदर जब गहरी कार्रवाई होगी ना, तभी इसके अंदर कोई ना कोई कार्रवाई ऐसी हो पाएगी जिसके कि इनके अंदर संलिप्तता नहीं पाई जाएगी, तो इनका पूरा कैरियर रुइन हो जाएगा। और वो जब उस तरीके से बदनामी होगी तो कम से कम ये जाएगा मैसेज सरकार की तरफ से कि हम लोग इसके ऊपर बहुत ही स्ट्रिक्ट है और उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन करेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल के लिए पंचलाइन में इतना ही। नमस्कार।